हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्रैक्टिस का सीरीज़। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग अपना शेड्यूल दिए थे, रूटीन दिए थे, जिसमें हम लोग मंडे को जैसे आज स्टील का ऑब्जेक्टिव होना है, फिर उसी हिसाब से ट्यूसडे के दिन आपको आरसीसी का होना है। तो अलग अलग सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए रूटीन के हिसाब से क्लासेस होंगी। रूटीन का आपको टाइमिंग्स पहले ही मिल चुका होगा। तो हम लोग आज मंडे को स्टील स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे। अब ऑब्जेक्टिव में हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और कुछ जो अच्छे क्वेश्चंस जो आपको आ सकते हैं, ये सारे का कंबाइन करके हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग स्टील में आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिवेटेड कनेक्शन। यूनिट नंबर 2 आपका कनेक्शन है। कनेक्शन में दो टाइप के कनेक्शन हम लोग पढ़ते हैं, रिवेटेड और वेल्टेड। तो रिवेटेड में से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो हम लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है या जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। फिर नेक्स्ट वाला जब स्टील का क्लास होगा तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वेल्डेड कनेक्शंस के। तो ऐसे ही करके हम लोग चैप्टर वाइज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव जो होंगे उनको हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। सेम ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स में होगा। जब हम लोग आरसीसी की बात करेंगे तो हम लोग पहले लिमिट स्टेट मेथड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के करेंगे, फिर हम लोग डबली रेनफोर्स्ड के करेंगे। इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव को अप्रोच करेंगे। इसमें आपको सारे क्वेश्चन जो है वो इन्वॉल्व हो जाएंगे, चाहे 2017 से लेकर 2020-21 तक का जो भी क्वेश्चन होगा वो सारा भी इन्वॉल्व हो जाएगा। और जो एसएससी लेवल का एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, जो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल मीडियम, हार्ड, इजी, सारे तरह के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे, तो आपके स्क्रीन पे एक एक करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते रहेंगे। हम लोग उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन पता होना एक डिफरेंट चीज़ होता है और सॉल्यूशन समझ में आना कि किस तरह से इसको सॉल्व कर रहे हैं। अगर कोई एक इसमें से टर्म को अगर चेंज कर देता है तो मेरा सॉल्यूशन कैसे चेंज हो जाएगा, ये चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे इस ऑब्जेक्टिव वाले सारे सीरीज़ में। अब सबसे पहले आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, रिवेटेड जॉइंट में फेल बाई, 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। टीयरिंग ऑफ द प्लेट एट एन एज, टीयरिंग ऑफ द प्लेट अक्रॉस ए रो ऑफ रिवेट्स, शेयरिंग ऑफ रिवेट्स और एनी वन ऑफ दीज। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रिवेटेड जॉइंट है वो किस तरह से फेल हो सकता है। उसके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो आपको सबसे पहला, अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है टीयरिंग ऑफ द प्लेट एट एन एज। तो हम लोग, आपको याद होगा कि जब हम लोग फेलियर ऑफ प्लेट्स के बारे में पढ़ रहे थे या फेलियर ऑफ कनेक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, तो फेलियर के हम लोग 6 मोड्स डिस्कस किए थे। शेयरिंग ऑफ रिवेट, शेयरिंग ऑफ रिवेट, बियरिंग ऑफ रिवेट, ये सारे हम लोगों के फेलियर पैटर्न है। उसके बाद शेयरिंग ऑफ प्लेट्स, बियरिंग ऑफ प्लेट्स, स्प्लिटिंग ऑफ प्लेट्स और टीयरिंग ऑफ प्लेट्स, जिसमें से हम आप लोगों को बताए थे कि इसमें से जो ये 2 टाइप है ये रिवेट फेलियर है। रिवेट इस 2 तरीके से फेल हो सकता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि एक रिवेट कितने तरह से फेल हो सकता है, तो वो 2 तरीके से फेल हो सकता है। अगर आपको कहा जाए कि आपका जो कनेक्शन है वो कनेक्शन कितने तरीके से फेल हो सकता है, तो वो 6 तरीके से फेल हो सकता है। अगर आपको पूछा जाए कि आपका प्लेट कितने तरीके से फेल हो सकता है, तो 4 तरीके से फेल हो सकता है। मतलब ये टोटल जो 6 है, ये टोटल एक आपको कनेक्शन की बात हो रही है। अगर आप लैब जॉइंट इनके जैसे बना रहे हैं, तो इस लैब जॉइंट में अगर आप यहाँ पे कुछ 2 और 2 4 इस तरह से रिवेट करके कनेक्शन को बनाए हुए हैं, तो ये लैब जॉइंट जो है वो इन 6 तरीके से फेल करेगा। लेकिन इस लैब जॉइंट में 2 चीजें हैं। पहला, एक तो ये प्लेट नंबर 1, ये प्लेट नंबर 2 है, और आपको ये 4 जो है ये रिवेट्स है। ये 2 चीजें आ रही है, इसमें प्लेट्स आ रहे हैं और रिवेट्स आ रहे हैं। तो अगर हम इस 6 तरीके के फेलियर में से अलग अलग करना चाहें, तो रिवेट्स हमारा इन 2 तरीके से फेल करेगा और प्लेट हमारा इन 4 तरीके से फेल करेगा। तो हम लोग इसमें डिस्कस किए थे कि ये जो 3 कंडीशंस हैं, ये 3 कंडीशन, शेयरिंग, बियरिंग और स्प्लिटिंग, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, जब हम अपने एज डिस्टेंसेस, पिच डिस्टेंसेस, गेज डिस्टेंसेस, इन सब को अगर आईएस कोड के लिमिटेशन के अंदर रखें, जैसे मिनिमम पिच और मैक्सिमम पिच के बीच का हम लोग कोई पिच का वैल्यू लेंगे, ये सारे कंडीशंस को जब हम लोग सेटिस्फाई करेंगे, तो ये तीनों जो फेलियर्स होंगे ये आपको ठीक हो जाएंगे। ये ऑटोमेटिक ये फेलियर्स होंगे नहीं, तो रिमेनिंग रह जाएंगे आपको ये 3 फेलियर्स, शेयरिंग ऑफ रिवेट, बियरिंग ऑफ रिवेट और टीयरिंग ऑफ प्लेट्स। जिसमें से हम लोग शेयरिंग ऑफ रिवेट की जब बात करते थे, तो π/4 इंटू d² इंटू τvf, इस फॉर्मूला से हम लोग शेयरिंग का फेलियर निकालते थे। उसके बाद d इंटू टी इंटू सिग्मा pf, इससे हम लोग बियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट निकालते थे। और टीयरिंग फेलियर के लिए b माइनस nd इंटू टी इंटू सिग्मा at। तो ये 2 हम लोग रिवेट का फेलियर निकालते थे।
और इसमें से जो मिनिमम होता था उसको हम लोग रिवेट वैल्यू बोल देते थे, मिनिमम ऑफ, ये दोनों में हम लोग रिवेट वैल्यू बोलते थे, और हम लोग एक टीयरिंग का चेक करते थे। तो ये जो टीयरिंग है, ये टीयरिंग किसका हो रहा है, प्लेट का हो रहा है। अब ये प्लेट का चाहे आपको एज पे हो, चाहे आपको अक्रॉस ए रो ऑफ रिवेट्स हो, मतलब आप पहले दोनों ऑप्शंस को देखिए तो दोनों आपका टीयरिंग ऑफ प्लेट है। अगर आपका रो ऑफ रिवेट से टीयर होता है तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे बी माइनस एन डी करते थे। अगर इनकेस आपका प्लेट यहां से फेल हो रहा है या यहां से फेल हो रहा है तो हम लोग क्या करते थे, बी इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी कर देते थे, जो हम लोगों का फुल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। क्योंकि जब यहां से फेल होगा तो यहां तो कोई आपका रिवेट होल आ नहीं रहा है, इसका मतलब आपका ये टोटल का टोटल प्लेट आपका फेल हो रहा है। तो जब प्लेट फेल हो रहा है तो प्लेट का फेल हम लोग जो स्ट्रेंथ निकालेंगे कैसे निकालेंगे, बी इंटू टी, ये हम लोगों का प्लेट का एरिया हो जाएगा, ये हम लोगों का स्ट्रेस हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक रिवेट जॉइंट जो है वो ए, जो ऑप्शन ए है आपका, टीयरिंग ऑफ द प्लेट एट एन एज, उस तरीके से भी फेल हो सकता है, मतलब यहां से भी आपका प्लेट फेल हो सकता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि वो रिवेट होल की तरफ से भी फेल हो सकता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि आपका शेयरिंग ऑफ रिवेट भी हो सकता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। हम लोग पढ़े हैं कि शेयरिंग ऑफ रिवेट से भी फेल हो सकता है, टीयरिंग ऑफ प्लेट से फेल हो ही रहा है। तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों तरीके से फेल हो सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा है, एनी वन ऑफ दिस, किसी भी एक तरीके से आपका जो एक रिवेटेड जॉइंट है वो फेल हो सकता है। अगर लिखता कि एक रिवेट किस तरीके से फेल हो सकता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता सिर्फ आपको शेयरिंग ऑफ रिवेट्स। अगर इसी क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग इस तरह से पढ़ें कि रिवेटेड जॉइंट में फेल बाय लिखा हुआ है, अगर हम लोग लिखें ए रिवेट में फेल बाय, मतलब एक रिवेट कैसे फेल हो सकता है, तो सिर्फ ये 2 करेक्ट आंसर्स होंगे। तो ऑप्शंस में से आपको ढूंढना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है। तो इसमें से आपको ए और बी जो है ये प्लेट का फेलियर है, तो ये तो रिवेट का फेलियर हुआ नहीं, तो उस केस में आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता। तो आपको ये चीज समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं है, मगर ये एक आपका अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डायमीटर एंड नॉमिनल डायमीटर फॉर द रिवेट्स अप टू 25 mm डाया इज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत कम चांस है कि ऐसा पूछ ले। इसमें कह रहा है कि आपका रिवेट डायमीटर जो आपका नॉमिनल डाया होता है फाई, उसमें और आपका ग्रॉस डाया में, इन दो में जो अगर आपका रिवेट का जो डायमीटर है वो अगर लेस देन 25 mm है तो हम लोग नॉमिनल डाया में कितना mm ऐड करते हैं जो हम लोगों को ग्रॉस डाया मिल जाता है। तो हम लोगों को पता है कि लेस देन 25 होता है तो हम लोग 1.5 mm ऐड करते हैं, और ग्रेटर देन 25 होता है तो हम लोग इसमें 2 mm ऐड करते हैं। तो ऑप्शंस दे रहा है आपको 1, 1.5, 2 और 2.5। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, 2 का ए 1.5, सॉरी 2 का बी 1.5 mm। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड रिवेट एज कंपेयर टू द शॉप रिवेट इज। उसका 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, सेम, 90%, 80% और 75%। हम लोग डिस्कस किए थे कि हम लोगों का जो रिवेट्स होता है वो हम लोग किस तरह से हम लोग अपने कनेक्शंस बनाते हैं रिवेट का, उसके हिसाब से हम लोग डिफाइन करते हैं। तो हम लोगों के पास होता था पावर ड्रिवन। अब पावर ड्रिवन में भी आपके पास शॉप रिवेट होता था, फील्ड रिवेट होता था, और उसके बाद एक आता था हैंड ड्रिवन। तो जब पावर ड्रिवन की हम लोग बात करते हैं तो जब शॉप हो जाता है तो इसमें हम लोगों का जो शेयरिंग स्ट्रेंथ हुआ, जो बियरिंग स्ट्रेंथ हुआ, तो शॉप में शेयरिंग 100 होता है, बियरिंग 300 होता है। जब हम फील्ड में जाते हैं तो आपको ध्यान होगा कि ये 90 हो जाता है और ये 270 हो जाता है। और जब हम लोग हैंड ड्रिवन पे आते हैं तो ये 80 हो जाता है और ये 250 हो जाता है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड रिवेट एज कंपेयर टू शॉप रिवेट, मतलब फील्ड रिवेट का शॉप रिवेट के जब कंपैरिजन हम लोग करेंगे तो हम लोगों का स्ट्रेंथ कितना हो जाता है। तो शॉप रिवेट में ये 100 रहता है, फील्ड रिवेट में ये 90 हो जाता है। इसका मतलब क्या है, 10% का लॉस होता है। यहाँ भी क्या होता है, ये 300 रहता है, ये 270 हो जाता है, मतलब 10% का लॉस होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, सेम, मतलब शॉप रिवेट और फील्ड रिवेट में जो हम लोगों का स्ट्रेंथ होता है वो सेम रहता है क्या, नहीं रहता है, क्योंकि हम लोगों का फॉर्मूला जो होगा वो अगर हम लोग शेयरिंग की बात करेंगे तो π/4 d² इंटू टाउ VF रहेगा। और ये हम लोग जब कर रहे हैं, जब हम लोग शॉप रिवेट कर रहे हैं, और जब हम लोग फील्ड रिवेट भी कर रहे हैं तो फॉर्मूला यही रह रहा है π/t² इंटू टाउ VF। सिर्फ यहाँ पे जब हम लोग शॉप रिवेट की बात करते हैं तो ये 100 रहता है, ये सारे चीज जो है ये सेम रहते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे।
सिर्फ आपको यहाँ 100 और यहाँ 90 है, तो जो भी स्ट्रेंथ आएगा वो अगर आपका 100 किलो न्यूटन आ रहा है तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ आएगा वो आपका 90 किलो न्यूटन आएगा। इसका मतलब है कि 10% का लॉस होता है। जब 10% का लॉस होता है तो इसका मतलब है कि 90% आपका स्ट्रेंथ रह जाता है। तो शॉप रिवेट के कंपेरेटिवली फील्ड रिवेट का जो आपका स्ट्रेंथ रहता है वो आपका 90% होता है। तो थर्ड का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, 90%। उसके बाद द मैक्सिमम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन रिवेट्स इन अ टेंशन मेंबर ऑफ थिकनेस 10 mm इज 200 mm, 160 mm, 120 mm और 100 mm। तो इसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि जब हम लोगों का अभी क्वेश्चन पूछ रहा है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन रिवेट्स, इसका मतलब है कि ये वाला जो लाइन है और ये वाला जो लाइन है, तो ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। तो पिच के लिए हम लोग पढ़े थे कि मिनिमम पिच क्या होता है? ये होता है 2.5 इंटू नॉमिनल डाया, हम लोग 5 से डिनोट करते हैं। और जब हम लोग मैक्सिमम पिच की बात करते हैं तो मैक्सिमम पिच में हम लोगों को बताना होता है कि हम लोग टेंशन की बात कर रहे हैं या फिर हम लोग कंप्रेशन की बात कर रहे हैं। तो जब हम लोग टेंशन की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम हो जाता है 16 इंटू मिनिमम थिकनेस, और कंप्रेशन की बात करते हैं तो 12 इंटू मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट्स हो जाता है। तो जब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जब हम लोग टेंशन मेंबर की बात करते हैं तो टेंशन मेंबर तो 16 इंटू टी, और आपको थिकनेस क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 mm का, इसका मतलब है 16 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा? 160 mm। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 200, 160, 120 और 100 में से 160 mm। तो 4 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अब फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं, मिनिमम पिच ऑफ द रिवेट शैल नॉट बी लेस देन, अभी हम लोग डिस्कस किए थे मिनिमम पिच ऑफ द रिवेट शैल नॉट बी लेस देन 2.5 इंटू नॉमिनल डाया। तो यहाँ पे आपको आंसर दिया है 1.5 इंटू डी, 2.5 इंटू डी, 2 इंटू डी, 3 इंटू डी। तो इसका डायरेक्टली इसको ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। 5 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 2.5 इंटू डी। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ पी एंड डी आर पिच एंड ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट द इफिशियंसी नीटा ऑफ द रिवेटेड जॉइंट इज गिवन बाई। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग दिया हुआ है। इफिशियंसी का आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, P डिवाइडेड बाई P माइनस डी। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है P माइनस डी डिवाइडेड बाई P। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, ये A है, ये B है। C का ऑप्शन आपको दिया हुआ है P डिवाइडेड बाई P प्लस डी, और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है P प्लस डी डिवाइडेड बाई P। अब ये क्या है? ये ऑप्शंस, क्योंकि आप अगर आप इफिशिएंसी की बात करते हैं तो आपको इफिशिएंसी का फॉर्मूला पता है कि स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट डिवाइडेड बाई स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इंटू 100, ये आपका इफिशिएंसी होता है। अब आपको क्वेश्चन में क्योंकि कह दिया है कि इफ P एंड D आर पिच एंड ग्रॉस डायमीटर, मतलब है कि आपको अननोन्स दिया हुआ है, एक P दिया हुआ है, एक D दिया हुआ है। इसका मतलब है कि अब इस फॉर्मूला में जब आप बात कर रहे हैं तो एक तो D तो हो गया आपको ग्रॉस डायमीटर, उसके बाद यहाँ पे आपको पिच दिया हुआ है। तो अगर हम कहें कि स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट हमको निकालना है तो स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इज इक्वल टू P इंटू टी इंटू, क्योंकि हम लोगों को पिच दिया है तो हम लोग पिच के हिसाब से बात करेंगे, तो P इंटू टी इंटू ये हो जाएगा हम लोगों का सिग्मा एटी। अब अगर हम लोग ये देखें कि स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, इसके लिए हम लोगों को शेयरिंग, बियरिंग और टीयरिंग, तीनों में से जो मिनिमम होगा हम लोग उसको कंसिडर करते हैं। तो हम लोग अभी मान लेते हैं कि हम लोगों को, क्योंकि इसमें बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग मान लेते हैं कि अगर हम लोगों का ये टीयरिंग में फेल होता है, सबसे मिनिमम स्ट्रेंथ, हम लोग इसमें स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट में क्या निकालते हैं? शेयरिंग का स्ट्रेंथ निकालते हैं, फिर बियरिंग निकालते हैं और फिर हम लोग टीयरिंग निकालते हैं। तीनों में से जो सबसे मिनिमम वैल्यू देता है उसको हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कंसीडर करते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा लोड पड़ेगा तो ये दोनों तो फेल नहीं करेगा, लेकिन इस केस में वो फेल हो जाएगा। तो ये जब हम लोग टीयरिंग का निकालेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि ये अगर आपका कनेक्शन है और यहाँ पे आपका इस तरह से रिवेट आ रहा था तो यहाँ से आपका फेलियर हो रहा था, तो फेलियर हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे? इस आपका जो फॉर्मूला होता था वो होता था बी माइनस एन डी इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी। अब क्योंकि आपको बी नहीं दिया हुआ है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है पिच, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? पिच रख देंगे। तो पिच माइनस, मान लीजिए आपको एक डायमीटर रहता, अगर यहाँ पे सिर्फ एक इस तरह से रहता तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाता? पी माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी। अब आप इसको फॉर्मूला में रखिए, एफिशिएंसी के फॉर्मूला में, तो एफिशिएंसी के फॉर्मूला में इसमें रखेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या है? पी माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी, और स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट हम लोगों का क्या है? पी इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी। इसमें सिग्मा ए टी कट जाएगा, टी टी कट जाएगा, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा? पी माइनस डी डिवाइडेड बाई पी।
करेक्ट ऑप्शन इसमें से कहाँ है, P माइनस डी डिवाइडेड बाई P। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा मतलब इसमें क्या था कि आपको समझना था कि हम लोगों को पी, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट आपको ये कंफ्यूजन होगा कि इसमें से जो भी मिनिमम होगा वो हम लोग लेंगे। तो क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशंस बहुत ज़्यादा नहीं गिवन है तो इसलिए हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि क्योंकि पी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, तो हम लोग ये मान लिए कि हम लोगों का टीयरिंग में ही अगर फेल होता है, क्योंकि ऑप्शंस हम लोगों को दिया हुआ है, हम लोगों को कहीं भी इसमें फाई का वैल्यू नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, तो हम लोग डायरेक्टली क्या किए, टीयरिंग को ही मिनिमम मान लिए। और टीयरिंग को जब मिनिमम मानते हैं तो हम लोगों का टीयरिंग का फॉर्मूला ये होता है और फुल प्लेट का स्ट्रेंथ ये होता है। तो इसमें टी और सिग्मा एटी तो कट गया, तो रिमेनिंग रह गया पी माइनस डी डिवाइड बाई पी। तो पी माइनस डी डिवाइड बाई पी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये आपके पॉलिटेक्निक लेवल पे हो सकता है नहीं आए, लेकिन ये एक अच्छा क्वेश्चन होता है। एसएससी जेई की भी अगर आप तैयारी अभी से शुरू कर रहे हैं तो उस केस में ये आपका माइंड को फ्रेश करने के लिए बहुत ज़रूरी होगा। ये क्वेश्चन जो है ये एक अच्छा क्वेश्चन होगा कि आपका दिमाग इस तरफ चलेगा कि हम लोग क्या क्या ऑप्शंस कर सकते हैं। एक स्ट्रेंथ ऑफ जो फेलियर ऑफ जॉइंट होता है वो कितने तरीके, उसका स्ट्रेंथ जो निकलता है उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकता है, कैसे ये क्वेश्चन जो है ये आपके थोड़ा सा लेवल को चेक करता है कि आप कितना माइंड लगा पा रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ये जो हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ये क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा जब जैसे ये क्लास एंड होगा, उसके बाद कम्युनिटी में जाकर के हम लोग इस पीडीएफ का इसका लिंक आपको शेयर कर देंगे, तो वहां से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। आंसर्स इसमें नहीं लिखा हुआ है, आंसर्स हम लोग जो बोर्ड पे ये डिस्कस कर रहे हैं आप उसमें से ही अपने कॉपी पेस्ट को चेक कर लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड विद परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग। कह रहा है कि परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस में क्या मल्टीप्लाई करें जो हम लोगों को बियरिंग स्ट्रेंथ रिवेट का मिल जाए। तो हम लोगों को बियरिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला पता है, ये होता है डी इंटू टी इंटू सिग्मा पी एफ। अब वो कह रहा है कि बियरिंग स्ट्रेस क्या है आपका, सिग्मा पी एफ। अब सिग्मा पी एफ में कह रहा है क्या मल्टीप्लाई कीजिएगा जो बियरिंग स्ट्रेंथ मिल जाए, तो आपको पता है कि d इंटू टी मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आप ऑप्शंस में देखेंगे p माइनस डी इंटू टी, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, पाई बाई 2 इंटू डी स्क्वायर, और फोर्थ ऑप्शन है d इंटू टी। तो फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का d, क्योंकि जो थर्ड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है आपका वो है पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। ये तो हम लोग टाउ वी एफ के साथ, मतलब टाउ वी एफ क्या है, शेयरिंग स्ट्रेस, तो शेयरिंग स्ट्रेस के साथ हम लोग ये मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ देता कि व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड विद परमिसिबल शेयरिंग स्ट्रेस टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाता पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। लेकिन क्योंकि बियरिंग स्ट्रेंथ पूछा है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी इंटू टी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपको पूछ रहा है पिक द रॉन्गली रिटन एजम्पशन टेकन इन एनालिसिस ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स। जो हम लोग रिवेटेड जॉइंट के एजम्पशंस पढ़े थे उसमें से कह रहा है कि इसमें से कोई एक एजम्पशन है जो रॉन्ग दिया हुआ है, तो वो हम लोगों को चूज करना है। सबसे पहला, फ्रिक्शन इन प्लेट इज नेग्लिजिबल, ये तो करेक्ट एजम्पशन है। ये हम लोग जब एजम्पशंस के बारे में पढ़े थे 6-7 तरह के एजम्पशंस थे, उसमें से एक एजम्पशन ये भी था कि हम लोग जो प्लेट के बीच में फ्रिक्शन होगा उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये ऑप्शन तो आपका करेक्ट है, ये रॉन्ग नहीं है। अब हम लोगों का सेकेंड ऑप्शन क्या है, यूनिफॉर्म स्ट्रेस इज डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लेट्स इज नॉट कंसिडर्ड। हम लोग जो स्ट्रेस का जो कंसिडर करते थे कि जैसे हमारा ये प्लेट है, इस प्लेट में जो हम लोगों का ये ऐसे यहाँ कनेक्शन बन रहा है इस तरह से, तो हम लोग ये एज्यूम करते थे कि जो हम लोगों का स्ट्रेस आ रहा है वो सब में बराबर आ रहा है। जो हमारा पूरा प्लेट है इस पूरे प्लेट में ये बराबर स्ट्रेस आ रहा है, हम लोग कहीं पे भी इरेगुलर इस तरह से ऐसा कुछ नहीं एज्यूम कर रहे थे कि इस वाले रिवेट में ज़्यादा है इस वाले में कम है। हम लोग जो भी निकालते हैं बेयरिंग स्ट्रेंथ हो या शेयरिंग स्ट्रेंथ हो वो सारा एक रिवेट का निकालते हैं और इक्वल हम लोग मान करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि आज आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका गलत ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन क्या दे रहा है, बेंडिंग मोमेंट इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। अब बेंडिंग मोमेंट तो हम लोग ऑब्वियसली जब हम लोग कनेक्शंस की बात कर रहे थे तो आपको बताए थे कि हम लोग जब कनेक्शन अगर ट्रस में बनाते हैं तो इसमें हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये जो हमारा ट्रस है इसमें आपका ये टेंसाइल फोर्स होता है, ये आपका कॉम्प्रेसिव फोर्स होता है। तो ये सारा जो है आपको सिर्फ टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव मतलब एक्सियल फोर्स लगता है, बेंडिंग नहीं लगता है। और हम लोगों का एजम्पशन भी था कि बेंडिंग ऑफ रिवेट इज नेग्लेक्टेड, मतलब जो रिवेट है हमारा वो बेंड नहीं करेगा, वो या तो शेयरिंग में टूट जाएगा या तो बेयरिंग में टूट जाएगा, लेकिन वो बेंड नहीं करेगा। हम लोग ये एजम्पशन लेके चलते हैं। तो ये आपका एजम्पशन नंबर सी जो है वो भी राइट है। और एजम्पशन नंबर डी है टोटल लोड ऑन द जॉइंट इज इक्वली शेयर्ड बाय ऑल रिवेट्स। ये भी हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का अगर टोटल लोड है 500 किलो न्यूटन और अगर हम लोगों का एक रिवेट का स्ट्रेंथ जो है वो 50 किलो न्यूटन है तो हम लोग क्या करते हैं 10 रिवेट्स प्रोवाइड कर देते हैं,
क्योंकि 10 रिवेट्स प्रोवाइड कर देते हैं, क्या एज्यूम करते हैं कि 50 इंटू 10 इसका मतलब है 500 किलोमीटर। तो हम लोग ये मानते हैं कि जो 10 रिवेट है वो 10 इक्वल स्ट्रेंथ ले रहा है और वो टोटल मिलाकर के आपको 500 किलोमीटर का लोड ले लेगा। तो इसका मतलब है कि एजम्पशन नंबर ए, सी और डी ये तीनों तो करेक्ट एजम्पशन है। अगर आप थ्योरी का प्रिपरेशन करेंगे, जब आप स्टील स्ट्रक्चर का एग्जाम देने जाएंगे, उसमें आपको एजम्पशंस का आपको थ्योरी प्रैक्टिस करना होगा। तो जब आपको एजम्पशन का आप थ्योरीज को याद करेंगे तो उससे आपको इस तरह का क्वेश्चन जो है वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। इसमें से आपको बहुत ज़्यादा कुछ घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको एजम्पशंस अगर याद है तो आप चारों एजम्पशन को जब चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम लोग कंसीडर करते हैं प्लेट में। इसमें लिखा है कि नॉट कंसीडर्ड, तो आपको ये छोटा सा एक वर्ड आपको नॉट जो है ये आपको पकड़ना है ऑप्शंस में से और आपका सही आंसर आपको मिल जाएगा। तो 8 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू रिवेट्स मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इज नोन एज। दो रिवेट्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, जैसे हम लोगों का ये अप्लाइड फोर्स लगता है और यहाँ हम लोगों का कनेक्शन बना हुआ है इस तरह से, तो इसमें जो लोड के परपेंडिकुलर जो दो रिवेट के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गेज बोलते हैं। तो आपका ऑप्शंस क्या दिया हुआ है? पिच, गेज, स्टैगर्ड पिच या एज डिस्टेंस। तो आपको पता है कि हम लोग इस वाले डिस्टेंस को गेज बोलते हैं और जो फोर्स के पैरेलल चलता है, ये फोर्स है, इसके पैरेलल जो ये डिस्टेंस चलता है इसको हम लोग पिच बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपको 9th का हो जाएगा बी, गेज। अब 10th क्या पूछा है? द मिनिमम एज एंड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एनी होल टू द नियरेस्ट फ्लेम कट एज शैल नॉट बी लेस देन। हम लोग एज और एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़े थे कि दो तरह का हमारा कंडीशन होता है, एक या तो हैंड कट होता है और एक आपका फ्लेम कट होता है। तो फ्लेम कट जो होता है उसमें आपका प्लेट जो होता है वो प्रिसाइजली कटता है। जब प्रिसाइजली कटता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा अल्टर्ड एज नहीं रहता है, तो उस केस में जो हम लोग एज डिस्टेंस है वो थोड़ा कम लेते हैं, और जब हम लोग हाथ से प्लेट को कट करते हैं तो उस केस में हम लोग एज डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं। जैसे मिनिमम पिच के बारे में हम लोग यहाँ पढ़े थे कि 2.5 इंटू 5 होता है, उसी तरह हम लोग एज डिस्टेंस के बारे में पढ़े थे कि 1.5 इंटू नॉमिनल डाया होल होता है और 1.7 इंटू डाया होल होता है। अब ये कब कब होता है? तो 1.5 होता है जब हम लोग मशीन कट करते हैं, मशीन कट जिसको हम लोग फ्लेम्स भी बोलते हैं कि फ्लेम कट करते हैं, और 1.7 होता है जब हम लोग हैंड कट करते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? 1.5 इंटू डाया ऑफ रिवेट होल। तो ऑप्शन नंबर ए में है आपका 1.5 इंटू डाया होल। तो 10th का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग टोटल 15 क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 5 क्वेश्चंस और देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग रिवेटेड कनेक्शन के और जैसे टोटल 30 क्वेश्चंस हम लोगों के पास है, तो हम लोग आज वाले क्लास में 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग फिर 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आपका एक रिवेटेड कनेक्शन से 30 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस हो जाएगा। अब उसमें से ही आपको रिवेटेड कनेक्शन के हम लोग क्या कर रहे हैं कि सारे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं। अब अगर आपको प्रीवियस ईयर देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है कि आप रिवेटेड कनेक्शन से ये सारे न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं। अब इसमें से वो कुछ भी पूछेगा तो वो इन कॉन्सेप्ट्स के बीच में से ही रहेगा। अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जा रहे हैं 30 क्वेश्चन के, तो आपको रिवेटेड कनेक्शन का कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट वाले क्लास में जब वेल्डेड कनेक्शन करेंगे तो उसमें से हम लोग सारे टॉपिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लेंगे, ताकि उसके बीच में से चाहे आपके सेमेस्टर एग्जाम में आए चाहे आपके एसएससी जेईई के एग्जाम में आए, आपका अगर टॉपिक क्लियर है तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। द साइज ऑफ ए रिवेट इज आइडेंटिफाइड बाई, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, डाया ऑफ शैंक, डाया ऑफ हेड, लेंथ ऑफ शैंक और शेप ऑफ हेड। हम लोग रिवेट के साइज को किससे नोटिफाई करते हैं? तो हम लोगों का रिवेट इस शेप का होता है जनरली। जैसे हम लोग अगर स्नैप हेड की बात कर रहे हैं तो ये इस तरह से होता है। तो इसमें हम लोगों को अगर बताना होता है कि हम लोगों के पास 2 रिवेट रखा हुआ है इस तरह से, तो दोनों रिवेट अलग अलग है, ये हम लोग कैसे स्पेसिफाई करेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस डायमीटर की बात करते हैं। अगर हमको अलग अलग रिवेट्स को अलग अलग आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रिवेट ये वाला है, कौन सा रिवेट दूसरे नाम का है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस डायमीटर की बात करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल डाया। इसी नॉमिनल डाया से आपका रिवेट जो होता है वो डिफरेंशिएट किया जाता है। ये आपको 12 mm हो सकता है, 16 mm हो सकता है, 20 mm हो सकता है, 24 mm हो सकता है, 26 mm, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या होता है, ये आपको इसका थिकनेस होता है। ये इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं शैंक।
तो ये हम लोगों का जो रिवेट का डायमीटर होता है, जिसको हम लोग नॉमिनल डाया बोलते हैं, ये एक्चुअली में क्या होता है, शैंक का डायमीटर होता है। तो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन क्या दिया है, डाया ऑफ शैंक, डाया ऑफ हेड, लेंथ ऑफ शैंक या शेप ऑफ हेड। हम लोग इस शेप ऑफ हेड के हिसाब से अलग अलग क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे अभी आप देख रहे हैं ये वाला और ये वाला दोनों बिल्कुल एक ही शेप ऑफ हेड है, दोनों में ये वाला मशरूम हेड है, लेकिन दोनों में क्योंकि ये थिकनेस अलग अलग है तो हम लोग इस दोनों को एक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये हेड एक है इसका मतलब ये नहीं कि दोनों एक है। हम लोगों का ये डायमीटर के हिसाब से हम लोग बात करते हैं। तो आपका ये जो शेप ऑफ हेड है ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, डी ऑप्शन। सी ऑप्शन में लेंथ ऑफ शैंक। अब लेंथ ऑफ शैंक हो सकता है इसका और इसका दोनों सेम हो, तो फिर आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो आप करते ही इसलिए डायमीटर से हैं क्योंकि डायमीटर अलग अलग देते जाते हैं। तो आपका सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। बी है आपको डाया ऑफ हेड। आपका ये हेड का डाया कितना है इससे भी हम लोग नहीं डिफाइन करते हैं, हम लोग करते ही नॉमिनल डाया से, नॉमिनल डाया को हम लोग कहते हैं शैंक का डाया। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो गया 11th का आपका ए। ठीक है, उसके बाद 12th का है द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस फॉर पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट in bearing is 100 MPa, 250 MPa, 270 MPa and 300 MPa। अब हम लोग अभी डिस्कस किए थे पावर ड्रिवन और शॉप ड्रिवन रिवेट्स और हैंड ड्रिवन रिवेट्स। तो जो हम लोग पावर ड्रिवन में शॉप ड्रिवन और फील्ड ड्रिवन था, तो जो शॉप ड्रिवन था उसका 100, 100 और 300 ये तीन वैल्यूज थे। अगर आप टेबल याद करेंगे आपका ये शेयरिंग, ये बियरिंग और एक होता है एक्सियल टेंशन। तो एक्सियल टेंशन अभी हम लोग इग्नोर कर देते हैं। शेयरिंग के लिए शॉप रिवेट जो होता है उसमें 100 और 300 होता है, और फील्ड में जब हम लोग जा करके करते हैं इसी पावर ड्रिवन को, ये पावर ड्रिवन का है, इसी पावर ड्रिवन को जब हम लोग फील्ड में करते हैं तो ये 90 और 270 हो जाता है, और जब हम लोग हैंड से करते हैं तो ये 80 और 250 हो जाता है। अब क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट, पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट, इसमें बियरिंग का स्ट्रेंथ कितना हो जाता है 270। तो मतलब है कि जब आप थ्योरी के लिए ये वाला टेबल याद करेंगे तो उसमें आपका ये वाला ऑब्जेक्टिव भी ऑटोमेटिकली आपका सॉल्व हो जाएगा। आपको पता रहेगा कि 270 MPa आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो 12th का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब 13th क्वेश्चन है व्हेन अ लोड इज एक्सर्टेड और ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर इन कॉन्टेक्ट द स्ट्रेस इज नोन एज। जब एक सरफेस से दूसरे सरफेस जो कॉन्टेक्ट में होगा उसमें जब आपका लोड ट्रांसफर होता है तो उस स्ट्रेस को हम लोग क्या कहते हैं, बियरिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, बाइंडिंग स्ट्रेस या डायरेक्ट स्ट्रेस। तो आपको पता है कि हम लोग इसको कहते हैं बियरिंग स्ट्रेस। जब आपका एक रिवेट एक दो प्लेट्स को कनेक्ट करके रखता है और जब आपका वो कॉन्टेक्ट, जब उस पर लोड पड़ता है तो लोड पड़ने से जो एक प्लेट से दूसरे प्लेट के कॉन्टेक्ट से जो आपका स्ट्रेस डेवलप होता है वो आपका कहलाता है बियरिंग स्ट्रेस। तो आपका जो 13th का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ए। उसके बाद आपका द डायमीटर ऑफ ए रिवेट कनेक्टिंग प्लेट्स ऑफ थिकनेस 16 mm गिवन बाय अनविन्स फॉर्मूला इज। अब कह रहा है कि अगर आपका 16 mm का प्लेट है तो आपको अनविन फॉर्मूला से डायमीटर ऑफ रिवेट्स निकालेंगे तो वो कितना आएगा। तो हम लोगों को पता है कि अनविन्स फॉर्मूला जो है वो होता है 6.01 √t। कई बुक में आपको 6.04 भी मिल जाएगा, 6.05 भी मिल जाएगा, 6 √t भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप किसी से भी निकालिएगा। ऑब्जेक्टिव के केस में आपको किसी से भी निकाल लीजिए, लमसम आंसर्स एक ही आता है। तो अगर हम लोग 6.01 √t करते हैं तो t आपको 16 है, तो इसका मतलब है कि √16 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो 4 × 6.01 मतलब 24.04 mm आएगा। तो आप किसी से भी सॉल्व करेंगे इन चारों फॉर्मूला में से तो वो अप्रॉक्सीमेटली आपको 24 mm के ही आसपास आएगा। तो आपके ऑप्शन इसमें क्या क्या दिए हुए हैं, 28 mm, 24 mm, 22 mm और नन ऑफ दिस। तो हम लोगों को पता है कि 24 आ रहा है, तो 14th का हम लोगों का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, अच्छा सॉरी ये एक्चुअली ना 15th है। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 टैकिंग रिवेट्स है, तो टैकिंग रिवेट्स का क्वेश्चन हम लोग आज नहीं डिस्कस कर रहे हैं, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में। तो इसलिए अभी हम लोग अगर आप पीडीएफ के हिसाब से बात करेंगे तो ये 13 नहीं होकर के हम लोग 13 के बाद हम लोग 14 को अभी स्किप कर दिए हैं और हम लोग 15 को सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग टोटल अभी आज जो है वो क्वेश्चन नंबर 16 तक करेंगे और कल जो हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हम लोग फिर 14 को पहले डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग 17 से लेकर के 30 तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है if B is the width of the plate and D is the diameter of the rivet then the efficiency of a rivet joint having diamond riveting is given by। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा देर पहले हम लोग जब इफिशियंसी का डिस्कस किए थे क्वेश्चन, तो ये उसी के जैसा है, लेकिन इसमें एक चीज को बस ऐड क्या कर दिया है कि उसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि P माइनस डी डिवाइडेड बाई P, ये हम लोगों का इफिशियंसी है। इसमें क्या कह रहा है कि आपको B जो है वो विड्थ ऑफ द प्लेट है, मतलब P के जगह पे आपको B दे दिया है। ठीक है,
और कह रहा है कि डायमंड रिवेटिंग है। जब डायमंड रिवेटिंग है तो आपको पता है कि ये 1 से स्टार्ट होता है, फिर ये 2 जाता है, फिर ये 3 जाता है, और फिर अगर ये खत्म हो जाएगा तो वापस ये 2 आएगा और फिर ये वापस 1 हो जाएगा। तो जब हम लोग डायमंड रिवेटिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला सेक्शन पे हमेशा हम लोगों को एक होल मिलेगा। जब हम लोग स्टैगर्ड की बात करेंगे तो वो कुछ भी हो सकता है, ये 3 है, ये 2 हो सकता है, तो वैसा होगा तो स्टैगर्ड में यहाँ पे B-2D भी हो सकता है। लेकिन जब हम लोग डायमंड की बात करेंगे तो पहला सेक्शन ये और ये होगा, इसमें हमेशा B-D आपको होगा। तो ये आपका होगा स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट इंटू T इंटू सिग्मा AT होता, जो हम लोग कैंसिल कर देते हैं यहाँ नीचे भी T इंटू सिग्मा AT। इसका मतलब है B-D डिवाइडेड बाई B। ये आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो आपको ऑप्शंस में यहाँ पे दिया हुआ है B-D डिवाइडेड बाई B, B-D डिवाइडेड बाई D, B-2D डिवाइडेड बाई B और B-2D डिवाइडेड बाई D। तो आपको सबसे पहला ऑप्शन सी दिया हुआ है B-D डिवाइडेड बाई B। तो 16 का आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A। तो ये हम लोगों का टोटल 15 क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग चैप्टर वाइज स्टार्ट किए, चैप्टर वाइज में भी हम लोग टॉपिक वाइज स्टार्ट किए। सबसे पहले हम लोग रिवेटेड कनेक्शन में जो उसके थ्योरीज थे, एजम्पशंस थे और आपके उसके जो फेलियर ऑफ जॉइंट्स थे उसका न्यूमेरिकल किए। फिर हम लोग फॉर्मूला पे आते गए, फिर हम लोग जो हम लोगों का स्ट्रेस का जो टेबल था उससे हम लोग डिस्कस किए। मतलब जितना थ्योरी आप पढ़ रहे हैं, आप अपने डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के SBT के सिलेबस में आप जितना भी थ्योरी पढ़ रहे हैं उन सब से हम लोग एक दो क्वेश्चन करके डिस्कस कर रहे हैं। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस रिमेनिंग हैं जो हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में, जो हम लोगों का वेडनेसडे को होगा, तो वेडनेसडे वाले क्लास में हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा रिवेटेड कनेक्शन के वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर जब हम लोगों का सैटरडे को क्लास होगा तो उसमें हम लोग वेल्डेड कनेक्शन स्टार्ट करेंगे। रिवेटेड कनेक्शन पे सिर्फ 2 क्लास रखेंगे, 2 में आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे, फिर वेल्डेड करेंगे और इसी तरह से करके नेक्स्ट यूनिट में फिर हम लोग टेंशन मेंबर में जाएंगे, फिर हम लोग कंप्रेशन मेंबर में जाएंगे। ऐसे करते करते हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आई होप आपको आज जो हम लोग ये ऑब्जेक्टिव के 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये 15 का आपको PDF आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये 15 क्वेश्चन जो है ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनकेस अगर आपको अभी भी किसी ऑब्जेक्टिव में या कोई अपना कोई डाउट रहता है तो आप मेरे फेसबुक पेज है मेरा डैड सर के नाम से, आप उसको ओपन करके उसमें मैसेंजर ऑप्शन है, मैसेंजर में जाकर के आप हमसे डायरेक्टली चैट कर सकते हैं, या नहीं तो आप इसी वीडियो के कमेंट में भी जाकर के आप अपने कमेंट्स को लिख सकते हैं कि जहाँ पे आपको जो पोर्शन का डाउट आया है आप उसको कंप्लीटली अगर क्वेश्चन को पूछेंगे तो हम आपको कमेंट में भी आंसर दे सकते हैं। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।